हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि यूपी पुलिस एग्जाम 2026 का पेपर 8 जून को, 9 जून को और 10 जून को होने वाले हैं और आज 10 मई हो चुका है, यानी अगले महीने में आज के दिन पेपर समाप्त होने को रहेंगे। तो इसीलिए साथियों हमारे पास केवल 1 महीने का समय बाकी है, ज़्यादा समय नहीं है। तो किस तरह से आयोग आप सभी से सवाल पूछेगी, प्रश्न वैसा जैसा पेपर में आएंगी वैसा ही प्रश्न आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पूरे 105 सवालों को डिस्कस करेंगे जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए अति संभावित रहने वाले हैं और टारगेट आप सभी का 85 सवाल सही करने का होगा। तो एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप क्या काम करेंगे, सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे। जो भी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता रहेगा उसे आप तैयार कर लेंगे। याद रखिएगा, एक भी प्रश्न पे आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाले हैं। तो साथियों ध्यान से आप लोग एक एक प्रश्न को तैयार करिए जिससे आप सभी को एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत न आए। आप जानते कि आपके पेपर में 38 सवाल जीके के आने वाले हैं, 37 सवाल हिंदी के आने वाले हैं, मैथ के 20 सवाल आने वाले हैं और रीजनिंग के 55 सवाल आने वाले हैं। 150 प्रश्नों का आपका पूरा पेपर होगा। एक प्रश्न सही करेंगे 2 नंबर, 300 नंबर का आपका पूरा पेपर होने वाले हैं। ऑफलाइन आपका पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास 2 घंटे का समय रहेगा। तो आप यहां से टाइम मैनेजमेंट बनाइए। तो साथियों इस पेपर को हम लोग समाप्त करेंगे 105 सवालों को मुश्किल से 20 से 25 मिनट पे। इतने का टाइम मैनेजमेंट हमारा होना चाहिए। तो बस आपका साथ चाहिए, सारे प्रश्न का उत्तर लेकिन आप तैयार करेंगे इसी क्लास में, क्योंकि भाई हमें कट ऑफ को क्लियर करना है। आप देख रहे हैं कि यूपी में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं कट ऑफ या तो बहुत कम हो रहा है या तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपके कांस्टेबल लेवल का ही पेपर मिलेंगे। कुछ सवाल इतना इजी मिलेंगे, कुछ सवाल इतना हार्ड मिलेंगे। ठीक है, उसी लेवल का प्रश्न पत्र इस पेपर में हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आप भाई हर एक प्रश्न का उत्तर जरूर तैयार करिएगा अपने परीक्षा में जाने से पहले, वो भी 8 जून से पहले। चलिए देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 में शुरुआत किया था, जो कि आंध्र प्रदेश से। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। भारत के निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सबसे पुरानी है? भारत के निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सबसे पुरानी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो साथियों वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? अग्नि जी को, बृहस्पति को, घोष जी को या इंद्र जी को? तो बृहस्पति जी को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। कल्हड़कृत रास तरंगड़ी में कुल कितने तरंग हैं? कल्हड़कृत रास तरंगड़ी में कुल कितने तरंग होते हैं? तो पूरे 8 तरंग हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका है? तो कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो पश्चिमी घाट। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। स्वतंत्रता के समय भारत में मुख्य रूप से किस प्रकार की खेती की जाती थी? साथियों स्वतंत्रता के समय भारत में मुख्य रूप से किस प्रकार की खेती की जाती थी? तो निर्वाह खेती की जाती थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो साथियों ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा ये किस महासागर से संबंधित है? तो ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, और आगे बढ़ने से पहले साथियों यदि आप सभी को कट ऑफ को क्लियर करना है तो भाई हमने आपको टारगेट दिया है कि 16 मई से पहले ये पूरे 1500 नए क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज अपने पास में आकर पढ़ लीजिए भाई, क्योंकि जिस तरह से आपके पेपर में 38 सवाल जीके, 37 सवाल हिंदी, मैथ के 20 सवाल, रीजनिंग के 55 सवाल रहेंगे ना, वैसा पूरा ये टेस्ट सीरीज होगा भाई आपके लिए। एक सेट में पूरे 150 सवाल होंगे। जब से आपका 150 सवाल तैयार नहीं हो जाता तब से आप दूसरा आप टेस्ट सीरीज ओपन नहीं करेंगे। इसके अलावा हम आप सभी को संपूर्ण जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे।
तो साथियों एग्ज़ाम से पहले जिनको भी ये PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, नीचे नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर व्हाट्सएप करके मात्र 50 रुपीज़ पे करके ये सारे क्वेश्चन अपने पास आप मंगाइए और एक सीट अपनी पक्की करिए। ओके, ज़्यादा समय नहीं है भाई। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? तो भारतीय साम्यवादी दल की। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है? भारत के संविधान की जो चौथी अनुसूची वो किसको विवेचित करती है? तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो साथियों भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार कौन नहीं है? तो आंतरिक शांति को खतरा ये नहीं है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन करेंगे भाई, क्योंकि क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली है। ठीक है, किस कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? किस कारण जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो ब्लू बुक कहते हैं। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 16 नंबर को, उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ये कहाँ स्थित है? तो ये नोएडा में स्थित है, दिल्ली शहर में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 17 नंबर को, सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया है? सरोजिनी नायडू जी ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया? मोहम्मद अली जिन्ना को किया। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई है? कहाँ पर भाई, किस शहर में? उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई है, जो कि आगरा में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को, निम्नलिखित में से किस स्थल को द्विसर सौ संस्कार यानी डबल बरियल का प्रमाण मिला है? तो साथियों किस स्थल को द्विसौ संस्कार यानी डबल बरियल का प्रमाण मिला है? तो भाई लोथल को। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को, शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या था? शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या था? तो एक प्रकार का कर था। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को, दिल्ली की सल्तनत का मुख्य बाहरी खतरा किससे था भाई? दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा था, तो भाई याद रखिएगा इनमें से तो कोई न तो मुगलों से था, न अफगानों से था, न ईरानियों से था, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को, किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहेब की तरह जाना जाता है? तो साथियों किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहेब की तरह जाना जाता है? बालाजी बाजीराव को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? तो साथियों क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? तो 1871 में हुआ। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक को किसने लिखी है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को, थूबल बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है?
थूबल बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को। निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सबसे अधिक पर है? तो याद रखिएगा यूरोप में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भाई चैनल को सब्सक्राइब करने बाद नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे, ठीक है। वायु की आर्द्रता यानी नमी किस पर निर्भर करती है? वायु की आर्द्रता नमी किस पर यह निर्भर करती है? तो तापमान पर करती है भाई, स्थान कैसा है, मौसम, यानी सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए 29 को। उत्तर प्रदेश के किस जिले में चितौरा झील स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में चितौरा झील स्थित है? तो बहराइच जिले में स्थित है चितौरा झील। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है किसके? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है तो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को। परशुराम कुंड किस राज्य में अवस्थित है? परशुराम कुंड किस राज्य में अवस्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है? भारत कला भवन संग्रहालय ये अवस्थित है वाराणसी जिले में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके भाई, लास्ट में आप लोग अपना स्कोर भी करिएगा, ठीक है। ONGC का मुख्यालय कहाँ है? ONGC का मुख्यालय की बात करते हैं तो देहरादून में है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 34 नंबर को। निम्नलिखित में से किसने हुड़ शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? किसने हुड़ शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो दोस्त मेरे याद रखिए यशोधर्मन ने, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को। शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ थी? बताइए, शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ पर थी? तो मावला प्रदेश थी, यानी मावल प्रदेश। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी इनमें से कौन सी थी? तो रायगढ़ थी, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया का लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी हैं, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो साथियों स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को। वांडीवास की युद्ध 1760 में किसने भाई किसको हराया? वांडीवास की युद्ध में किसने किसको हराया, जो कि 1760 में हुआ था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में भूतापीय ऊर्जा के स्रोत नहीं पाए गए हैं? भारत के किन क्षेत्रों में भूतापीय ऊर्जा के स्रोत नहीं पाए गए हैं? तो गंगा डेल्टा में, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मृदा पाई जाती है? तो साथियों किस राज्य में लेटराइट मृदा पाई जाती है? तो महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? तो साथियों किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? जो छत्तीसगढ़ राज्य को। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 43 को। सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? तो प्रशांत महासागर है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए 44 को। राष्ट्रपति स्वरूप की सरकार का निष्पादन निम्नलिखित में से किस देश में सर्वोत्तम है? राष्ट्रपति स्वरूप की सरकार का निष्पादन किस देश में सर्वोत्तम है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध भी करता है?
बताएंगे आप सभी लोग कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध भी करता है। तो कितनी बार बताया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत जो होता है वो अनुच्छेद 17 में वर्णन है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को, उत्तर प्रदेश में बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, नोएडा में स्थित है। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है? तो साथियों एक पिंड का अधिकतम भार किस में होता है? तो जल में होता है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है मेरठ में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को, देश बंधु के नाम से कौन विख्यात थे? देश बंधु के नाम से कौन विख्यात थे? तो चित्तरंजन दास जी थे। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए 52, भवभूति कौन थे? साथियों भवभूति कौन थे? संस्कृत कवि थे, संस्कृत गद्य लेखक थे, संस्कृत नाटककार थे, यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 को, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस को काव्य की क्या कहा जाता है? आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस को काव्य की क्या बोलते हैं? तो आत्मा कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को, मनोरंजन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो साथियों मनोरंजन का सही संधि विच्छेद क्या है? मनः प्लस रंजन है, मनोरंजन। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 को, सैनिक कौन सी संज्ञा है? साथियों सैनिक कौन सी संज्ञा है? तो याद रखिए जातिवाचक संज्ञा है। इसमें ना आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, हर एक लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है भाई, आप सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर तैयार करिएगा। प्रसून का पर्यायवाची क्या है? प्रसून का पर्यायवाची तो पुष्प है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 57 को, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ तो ईर्ष्या करना होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए 58 को, आकाश से बातें करना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आकाश से बातें करना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो अभिमान करना होगा, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 59 को, अली मधुप मधुकर ये किसके पर्यायवाची हैं? तो साथियों अली मधुप मधुकर ये किसके पर्यायवाची हैं? तो भौरा के हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 60 को, उपसर्ग में उप का अर्थ क्या है? उपसर्ग में उप का अर्थ क्या है? तो याद रखिए समीप है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 61 को, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करिए, कौन सा होगा मेरे दोस्त? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो अर्क होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 62 को, प्रत्यय का प्रयोग होता है। प्रत्यय का प्रयोग कब होता है? आप जानते हैं शब्द के अंत में होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 63 को, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो साथियों भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बताएंगे आप सभी लोग। तो सजी वर्ड होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 64 को, निम्न विकल्प में किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, चयन कीजिए। निम्न विकल्प में किसी एक की वर्तनी शुद्ध है तो चयन करिए, कौन सा होगा? तो वात्सल्य। कौन सा सही है? वात्सल्य। वात्सल्य। सी ऑप्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 65 को, अकर्मक का विलोम क्या होगा? साथियों अकर्मक का विलोम क्या होगा? सकर्मक होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 66 को, निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अब्ज अब्द मतलब
अब्द का मतलब होता है गुरु कमल और बादल। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 67 को, किसी वस्तु व्यक्ति और स्थान के नाम को क्या कहते हैं? किसी वस्तु व्यक्ति और स्थान के नाम को तो सर जी हमने पढ़ा है संज्ञा, तो संज्ञा कहते हैं। बहुत अच्छा भाई, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा। दो के मेल से उत्पन्न विकार को संधि करते हैं, तो साथियों दो वर्डों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 69 को, समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं? दो पदों के मेल को समास कहते हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 70 को, अतिगंध में उपसर्ग क्या होगा भाई? अतिगंध में उपसर्ग, तो इसमें अति है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 71 को, तद्भव किसे कहते हैं? अभी आपने तत्सम बताया, अब बताइए तद्भव किसे कहते हैं? तो गुरु तद्भव तो बोलेंगे संस्कृत से उत्पन्न हुए हिंदी शब्द को। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 72 को, क वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ग की, भाई कितनी बार हमने ये सवाल हल कराया, तो कंठ है, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए 73 को, शांति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? साथियों चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा मेरे दोस्त। लगातार हर एक टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपके सीधे परीक्षा में आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, शांति का सम प्लस ती, शांति, पहला ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए 74 को, काव्य की रोचकता बढ़ाने वाले साधन को क्या कहते हैं? काव्य की रोचकता बढ़ाने वाले साधन को क्या कहते हैं? तो अलंकार कहते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 75 को, उपमा अलंकार के भेद कौन से हैं? साथियों उपमा अलंकार के भेद कौन से हैं? तो एक पूर्णोपमा अलंकार है, एक लुप्तोपमा अलंकार है, यानी दोनों उपयुक्त हो जाएंगे। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 76 को, उपसर्ग में सर्ग का अर्थ क्या होता है? साथियों जो उपसर्ग होता है, सर्ग का अर्थ होता क्या है? याद रखिए, सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना, निर्माण करना, रचना करना, यानी उक्त सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 77 को, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करिए, क्या हो? तत्सम आश्रय एक तत्सम शब्द है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए 78 को, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? साथियों जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे प्रत्यय बोलते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 79 को, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 80 को, आहूत का विलोम क्या होगा? आहूत का विलोम क्या होगा? तो अनाहूत होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 81 को, जिस संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति का बोध हो वो क्या कहलाती है? यानी कौन सा संज्ञा कहलाएगी? जिस संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 82 को, स्वर संधि कितने भेद होते हैं? साथियों स्वर संधि कितने भेद होते हैं? तो 5 होते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 83 को, जिस समासिक पद का पहला पद प्रधान हो वह क्या कहलाती है? जिस समासिक पद का पहला पद प्रधान हो क्या कहलाती है? तो भाई न तो द्वंद्व समास कहलाती है, न अव्ययी भाव समास कहलाती है, न तत्पुरुष समास कहलाती है। तो बताइए साथियों कौन सा समास कहलाती है? जिस समासिक पद का पहला पद प्रधान हो वो कौन समास कहलाती है? तो इस सवाल का तो डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। तो आप लोग 84 देखिए, अपकृत्य में उपसर्ग कौन सा? अपकृत्य में तो कृत्य है। अपकृत्य में उपसर्ग की बात कर रहा है गुरु इसमें, तो अप है इसमें भाई, अप होगा ना, पहला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर होंगे मेरे दोस्त। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 85 को, इनमें से समूहवाचक प्रत्यय कौन सा नहीं है? समूहवाचक प्रत्यय इनमें से कौन सा नहीं है? समूहवाचक लोग हैं, देखिए गढ़ है, वर्ग है, एक समूहवाचक प्रत्यय है लेकिन प्रेस नहीं है भाई, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 86 को, च वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? साथियों च वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालव्य है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए 87 को। सम प्लस कृत्य का संधि शब्द क्या होगा? सम प्लस कृत्य का संधि क्या होगा? संस्कृति होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 88 को। विद्यादान का समास विग्रह क्या होगा? विद्यादान का समास विग्रह विद्या का दान होगा, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 89 को। हरिमुख मानो मधुर मयंक, इसमें अलंकार कौन सा है? हरिमुख मानो मधुर मयंक, इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 90 को। बटोली का पर्यायवाची क्या है? बटोली का पर्यायवाची क्या है? तो यात्री है। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए 91 को। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? साथियों कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो चुगली करना। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 92 को। मरकत जवाहर माड़ी के किसके पर्यायवाची हैं? साथियों मरकत जवाहर माड़ी के किसके पर्यायवाची हैं? तो ये मड़ी के हैं भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 93 को। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवित्री होगा, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए 94 को। अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? अस्थावर का तो जंगम होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 को। जो बहुत बातें करता हो, एक शब्द बताइए जो बहुत बातें करता हो, तो उसे वाचाल बोलते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सॉल्व देखिए 96 को। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? साथियों शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो निर्वेद है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 97 को। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है? रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है? तो अनुभाव। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए 98 को। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? साथियों सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? श्रृंगार रस को माना जाता है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 99 को। बी रस का स्थायी भाव क्या होता है? साथियों बी रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो उत्साह होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त मेरे 100वां सवाल को हल करिए। कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? कोई भी छंद किस में विभक्त होता है? तो एक तो चरणों में होता है, यति में, यानी दोनों में हो जाएगा। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 101 को। छंद कितने प्रकार के होते हैं? साथियों छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 102 को। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा? शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है? सोरठा है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 103 नंबर को। वीर या आल्हा छंद है। कैसे? वीर या आल्हा जो छंद होते हैं वो मात्रिक छंद है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 104 को। जो पहले कभी ना हुआ हो, जो साथियों पहले कभी ना हुआ उसे क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व बोलेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त मेरे लास्ट 105वां सवाल। धाता का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा भाई। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो साथियों फाइनली 105 सवाल जाकर आपका कंप्लीट हो गया। अब बताइए साथियों कि आप सभी का इन 105 सवालों में से टोटल कितना स्कोर बना? सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा आप सभी को हर एक प्रश्न का उत्तर अच्छी तरीके से तैयार हुआ होगा। यदि साथियों आप सभी किसी भी सवाल पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर तुरंत बता दीजिए, क्योंकि मेरे दोस्त इसी तरह डेली क्लास आएगी आप सभी के बीच में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिए कि क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँचे। ओके मेरे दोस्त, क्योंकि भाई इस बार हमें एक अपने कट ऑफ को क्लियर करना है। किसी प्रकार का हमें गलती नहीं होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन को हमें इस बार सॉल्व करना है। पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पूरे 150 से 150 सॉल्व को अटेम्प्ट करना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। पढ़ाई करिए खूब मेहनत से, रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, एनालिसिस करिए। हर दिन आपको 4 से 5 सब्जेक्ट को ध्यान रखना है। जीके, करंट अफेयर, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, 6 सब्जेक्ट पे आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आज आपने आप जीके पढ़ लिया, मैथ पढ़ लिया, रीजनिंग और यूपी जीके छोड़ दिया। नहीं, हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना है। मैनेजमेंट बनाइए, आप टाइम मैनेजमेंट कीजिए। ठीक है, तभी सिलेक्शन होगा भाई। तो चलिए इस सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ एक और नए सेशन के साथ। आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके अभी नोटिफिकेशन को ऑन करिए। आने वाले
क्लास के लिए नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँचे। ओके, तो आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।